बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात बहाल करेंगे, 2 महीनों में सफारत खाने खुल जाएंगे, बीजिंग में मीटिंग के दौरान फैसला। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक शराकत मजबूत करेंगे, मोदी और एंथनी एल्बनीज की मुलाकात, कई समझौतों पर दस्तखत। तुर्की में 14 मई को इलेक्शंस होंगे, तायब एर्दोगान ने किया ऐलान, मुत्तहिदा अपोजिशन से सख्त मुकाबले का इम्कान। यहूदी आबादकार ने फलस्तीनी को गोली मार दी, मस्जिद अक्सा में 70,000 लोगों ने सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जुमे की नमाज अदा की। जर्मनी के हैम्बर्ग में फायरिंग का वाकया, 7 हलाक, मां के पेट में 7 महीने का बच्चा भी जाँ बहक। शी जिनपिंग का तीसरा टर्म शुरू, पार्लियामेंट ने तकर्रुर पर लगाई मोहर, पुतिन की मुबारकबाद। यूक्रेन जंग को कई सल्तनतें हवा दे रही हैं, पोप फ्रांसिस का खिताब, सऊदी अरब ने कहा सुलह की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया गया, कविता कल पेश होंगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान और सऊदी अरब ने सफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया है। ईरानी मीडिया में कहा गया कि नए समझौते के मुताबिक 2 महीनों के अंदर दोनों मुल्कों में एक दूसरे के सफारत खाने खुल जाएंगे। बताया गया कि चाइना की दारुलहुकूमत बीजिंग में होने वाली मीटिंग के बाद यह समझौता हुआ। इरना न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी कि बातचीत के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब ने सफारती ताल्लुकात बहाल करने और सफारत खाने फिर से खोलने का फैसला किया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाली नूर न्यूज़ एजेंसी ने चाइना में होने वाली मीटिंग की तस्वीरें जारी की, जिनमें देखा जा सकता है कि काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी सऊदी अरब और चाइना के ओहदेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर कहा गया कि इस फैसले पर अमल के बाद दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी कंफर्म किया कि ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए एक समझौता हुआ है। इस समझौते पर दस्तखत के बाद ईरान के नुमाइंदे शमखानी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत खुली, मुकम्मल और शफाफ थी। उन्होंने कहा कि गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की गई। वो उम्मीद करते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के नतीजे में खित्ते का इस्तेहकाम और सिक्योरिटी मजबूत होंगे और खलीज फारस और इस्लामी दुनिया के मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ेगा और मिलकर चैलेंजों का सामना किया जाएगा। सऊदी अरब और ईरान खित्ते के 2 बड़े मुल्क हैं और वो एक दूसरे के हरीफ हैं। दोनों मुस्लिम दुनिया पर अपने दबदबे के ख्वाहिशमंद हैं। 2016 में ईरान में एहतजाज और गड़बड़ के बाद सऊदी सफारत खाने पर हमला हुआ था, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए थे। यह एहतजाज उस वक्त हुआ था जब सऊदी अरब में एक मशहूर शिया आलिम शेख निम्र का सर कलम कर दिया गया था। एक्सपर्ट्स ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने के फैसले को यूक्रेन जंग से जोड़कर देख रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुनिया में होने वाली नई सियासी संबंधियों का एक इशारा है। अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कई अरकान ने एक करारदाद की तायद की है, जिसमें ईरान में हुकूमत बदलने पर जोर दिया गया है। 435 रुकनी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 222 अरकान ने इस करारदाद की तायद की। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ने इसकी तायद की। इन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि ईरान में एक सेक्युलर गैर न्यूक्लियर हुकूमत होनी चाहिए। उन्होंने ईरान की मौजूदा हुकूमत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। हालिया अरसे में ईरान में एक कुर्द औरत महसा अमीनी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था।
جرمنی کے ہیمبرگ شہر میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 7 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ بندوق بردار نے اکیلے یہ کارروائی کی اور بعد میں اس نے خود اپنی بھی جان لے لی۔ اس کارروائی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ جس شخص نے یہ فائرنگ کی اس کی پہچان 35 سالہ فلپ کی حیثیت سے کی گئی۔ وہ ایک خاص مذہبی گروپ کا سابق رکن ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو فوٹیج سامنے آیا ہے۔ پولیس نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ 4 مردوں اور 2 عورتوں کو گولی مار دی گئی۔ ایک عورت کے پیٹ میں 7 مہینے کا بچہ تھا، وہ بھی مارا گیا، لیکن وہ عورت جو حاملہ تھی بچ گئی۔ وہ زخمیوں میں شامل ہیں۔ تمام متاثرین جرمن شہری ہیں۔ 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 4 کی حالت نازک ہے۔ زخمیوں میں یوگانڈا اور یوکرین کے شہری شامل ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق رات 9:04 پر پولیس کو اس واقعے کی خبر ملی۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے عمارت پر حلہ بول دیا، جہاں حملہ آور نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ پولیس نے کہا کہ اس قتل کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ ایران نے سیریا میں اسرائیل کے مسلسل حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ ایران سیریا کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے جو حال ہی میں زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ سیریا اور ترکی میں حالیہ زلزلے میں 52,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ حسین عامر عبداللہیان نے سیریا کا 2 دن کا دورہ شروع کیا۔ انہوں نے حال ہی میں ترکی کا بھی دورہ کیا تھا۔ اسرائیل وقفے سے سیریا میں حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ سیریا میں ایران اور حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ سیریا کے الیپو ایئرپورٹ کو پھر سے کھول دیا گیا، جہاں حال ہی میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ اس کی وجہ سے ایئرپورٹ کو کچھ نقصان ہوا تھا۔ کچھ دن کے لیے فلائٹس دمشق اور لتاکیہ موڑی گئی تھیں اور اس حملے سے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں مدد پہنچانے میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 14 مئی کو پارلیمنٹ اور صدر کے الیکشن کرائے جائیں گے۔ یہ تاریخیں شیڈول سے 1 مہینہ پہلے ہیں۔ حالانکہ پچھلے مہینے کے زلزلے کے بعد ایسے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے۔ ان الیکشنز میں طیب اردوان 24 سال سے حکومت کرنے کے بعد اپنے اقتدار کو اور طول دینا چاہتے ہیں۔ یہ کئی دہوں کے سب سے اہم الیکشن سمجھے جا رہے ہیں۔ ان الیکشنز میں یہ بات طے ہوگی کہ کیا ترکی جمہوری راستے پر چلتا رہے گا یا وہاں پر ڈکٹیٹرشپ آئے گی۔ طیب اردوان 2003 سے ترکی پر حکومت کر رہے ہیں۔ پہلے وہ وزیر اعظم تھے۔ 2014 میں وہ صدر بنے، لیکن ان الیکشنز کو ان کے لیے زبردست چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ ترکی معاشی مسائل سے دوچار ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیرا کی کرنسی گھٹ گئی ہے، زلزلے سے معاملات اور پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ترکی کے زلزلے میں 46,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، لاکھوں بے گھر ہیں۔ ایسی تنقیدیں کی جا رہی ہیں کہ زلزلے کے بعد حکومت کا رسپانس کافی نہیں تھا۔ ترکی کی اپوزیشن پارٹیوں نے صدارتی الیکشنز میں ایک متحدہ امیدوار کو میدان میں اتارنے کا من بنا لیا ہے۔ 6 جماعتوں کا ایک اتحاد بنایا گیا ہے جسے نیشنل الائنس کا نام دیا گیا ہے۔ ان پارٹیوں نے کہا ہے کہ وہ ملک میں پارلیمانی جمہوریت بحال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے طیب اردوان کو بے دخل کرنا ضروری ہے، صدارتی نظام ختم کرنا ہوگا۔ اپوزیشن نے کہا کہ صدارتی نظام ایک آدمی کی حکومت کے برابر ہے جس پر کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ 2017 میں ایک ریفرینڈم میں معمولی فرق سے صدارتی نظام کو منظوری دی گئی تھی۔ طیب اردوان نے ایک تقریر کرتے ہوئے 14 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ الیکشنز میں طیب اردوان اور اپوزیشن کے امیدوار کمال کلیچدارولو کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ ایک یہودی آباد کار نے مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ فلسطینی چاقو سے لیس تھا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے رام اللہ میں حلہ بول دیا اور ایک ہجوم کے ساتھ فوج کی جھڑپیں ہوئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی۔ ہجوم میں پیٹرول بم پھینکا۔ مغربی کنارے میں کئی مہینوں سے تناؤ ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ ایک 21 سالہ نوجوان یہودی آباد کار کے حملے میں جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ قلقیلیہ شہر میں پیش آیا۔ اس دوران فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنین میں 2 دن پہلے زخمی ایک فلسطینی بچے کی موت ہو گئی۔ اس بچے کی پہچان 14 سالہ ولید نثار کی حیثیت سے کی گئی۔ مسجد اقصی میں 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی فوج اور پولیس کی سخت پابندیوں کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں فلسطینی جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے۔
से करते हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया यूक्रेन में अमेरिका और नाटो के दिए गए हथियारों पर कब्जा कर रहा है और उसे ईरान भेज रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान इन हथियारों का गलत इस्तेमाल करेगा और उसकी कॉपी करेगा। CNN ने ओहदेदारों के हवाले से बताया कि पिछले एक साल में अमेरिका, नाटो और दूसरे मगरबी मुल्कों के ओहदेदारों ने कई मरतबा निशानदही की है कि रशिया यूक्रेन में छोड़े गए हथियार जब्त करके उन्हें ईरान भेज रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि रियाद रशिया यूक्रेन जंग ख़त्म कराने के लिए फ़रीक़ों के दरमियान सुलह की कोशिशों के लिए तैयार है। मॉस्को का दौरा करते हुए फैसल बिन फरहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बहरान का सियासी हल निकालना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने रशिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव से मुलाकात की। दोनों मुल्कों ने आपसी ताल्लुक़ात और आलमी सूरत हाल के बारे में बातचीत की। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि यूक्रेन जंग को कई सल्तनतें बढ़ावा दे रही हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की दिल्ली मीटिंग के मौके पर उनकी बातचीत अच्छी हुई। सर्जी लावरोव और ब्लिंकन ने 10 मिनट की बातचीत की थी और यूक्रेन जंग के बारे में ख्यालात का तबादला किया था। चाइना के लीडर शी जिनपिंग ने मुल्क के सदर की हैसियत से तारीखी तीसरी मियाद हासिल की है। चाइना की पार्लियामेंट ने उनकी सदारत पर मोहर लगा दी है। 69 साल शी कई दहाकों में चाइना के सबसे ताकतवर लीडर हैं और तीसरी मियाद चाइना में पहला मौका है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के लीडर शी जिनपिंग को तीसरा टर्म शुरू होने पर मुबारकबाद दी। क्रेमलिन ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि प्यारे दोस्त, आपके दोबारा चुनाव पर मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए। रशिया के साथ ताल्लुकात को बढ़ावा देने के लिए आपके शख्सी ताउन की मैं कदर करता हूँ। यूक्रेन जंग के दौरान रशिया चाइना ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। पोप फ्रांसिस ने इटली के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो यूक्रेन जंग रोकने और अमन के लिए पुतिन से बातचीत करने तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने दिल्ली में डेलीगेशन सतह की बातचीत की। पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में दोनों मुल्कों ने जामी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाने का वादा किया और खेलों और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन जैसे शोबों में ताउन के समझौते किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ताउन जामी स्ट्रैटेजिक शराकत की अहम बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ग्लोबल सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने के बारे में बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात के कई पहलू हैं। दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को एक अदालत ने 7 दिन की ईडी हिरासत में दे दिया है। उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में धांधलियों के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी हिरासत में दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमे को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें रिमांड में दिया। ये गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त हुई जब CBI की तरफ से दर्ज केस के सिलसिले में उनकी दरख्वास्त जमानत पर सुनवाई होने वाली थी। आम आदमी पार्टी लीडर करप्शन के केस में 21 मार्च तक CBI की तहवील में रहेंगे। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने ईडी को इजाजत दी कि वो आम आदमी पार्टी लीडर को हिरासत में लेकर पूछताछ करे। ईडी ने 10 दिन की हिरासत मांगी थी। सिसोदिया की पेशी के मौके पर अदालत में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि सिसोदिया ने अपना फोन तोड़ दिया जो इस केस में अहम सबूत था, लेकिन सिसोदिया के वकील ने उनकी दलील को रद्द कर दिया। BRS MLC कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की और पार्लियामेंट और असेंबलियों में औरतों के रिजर्वेशन का बिल पेश करने का मुतालबा किया। CPIM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर येचुरी ने कहा कि यह एहतजाज औरतों के रिजर्वेशन के बिल को हकीकी शक्ल देने की तरफ एक अहम कदम है। कविता ने कहा कि दुनिया औरतों को मर्दों के बराबर ला खड़ा करते हुए तरक्की कर रही है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया की तहजीब में औरतों का अहम रोल है, लेकिन उनकी सियासी नुमाइंदगी नहीं है। कविता ने कहा कि मोदी को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल है, अगर वो चाहें तो विमेंस रिजर्वेशन बिल पास कर सकती हैं। कविता दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पेश होंगी। वो हफ्ते को पेश होंगी।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 480 पर आउट हुई। इंडिया ने खेल खत्म होने तक अपनी पहली इनिंग्स में किसी नुकसान के बगैर 36 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने शानदार 180 रन बनाए। कैमरून ग्रीन ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात बहाल करेंगे। 2 महीनों में सफारत खाने खुल जाएंगे। बीजिंग में मीटिंग के दौरान फैसला। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक शराकत मजबूत करेंगे। मोदी और एंथनी एल्बनीज की मुलाकात, कई समझौतों पर दस्तखत। तुर्की में 14 मई को इलेक्शंस होंगे। तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। मुत्तहिदा अपोजिशन से सख्त मुकाबले का इम्कान। यहूदी आबादकार ने फलस्तीनी को गोली मार दी। मस्जिद अक्सा में 70,000 लोगों ने सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जुमे की नमाज अदा की। जर्मनी के हैम्बर्ग में फायरिंग का वाकया, 7 हलाक। मां के पेट में 7 महीने का बच्चा भी जाँ बहक। शी जिनपिंग का तीसरा टर्म शुरू, पार्लियामेंट ने तकर्रुर पर लगाई मोहर। पुतिन की मुबारकबाद। यूक्रेन जंग को कई सल्तनतें हवा दे रही हैं। पोप फ्रांसिस का खिताब। सऊदी अरब ने कहा सुलह की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया गया। कविता कल पेश होंगी। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।